Welcome to this video on operations on sets. Operations on sets के बारे में सीखने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि ये डायग्राम स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या यूज़ है। हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम्स को। वेन डायग्राम्स ये नाम रखा गया है एक मैथमेटिशियंस या लॉजिशियंस कह सकते हैं जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन के नाम पर ये नाम रखा गया है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम एक सेट को किसी एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ देखें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया गया है और अंदर एक सर्कल है। यूजुअली एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया जाता है एक रेक्टेंगल की शेप में। यहाँ ये जो रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं दीज एलिमेंट्स मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ लाइक 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Suppose this is universal set. Now in this case of universal set अगर मुझे एक सेट दिया गया है A और इस सेट A में अगर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 and 4, इस सेट को मैं अगर देखना चाहूँ 1, 2, 3 and 4 तो 1, 2, 3 और 4 वाले सेट को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा। ये सर्कल सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं भी लिख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 और 4 ये डॉट के साथ एलिमेंट को लिखा तो ये सेट A बन गया। बाकी के एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है ये पूरा बैक बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सर्कल है वो एक इसी के सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट A इज सबसेट ऑफ U। सो 5 और 6 रह गए हैं। 5 और 6 को हम इस सर्कल के बाहर कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये इस U और A का वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ऑपरेशंस में भी हम वेन डायग्राम्स की हेल्प लेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ऑपरेशंस में सबसे पहला कंसेप्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट की यूनियन। इसमें मैं इन्हीं एग्जांपल्स को ले रहा हूँ। सपोज U यही रखा गया 1 से लेकर 6 तक। सेट A हम लिख चुके हैं। सेट B, इफ सेट B इज 2, 4 and 6। अब मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें U लिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, A लिया गया है 1, 2, 3, 4 और B लिया गया है 2, 4, 6। इस केस में अगर हम देखें तो अब 1, 2, 3, 4 और जो सेट A है और सेट B है, इस पहले सेट को मैं लिख रहा हूँ A से, सेकंड सर्कल को लिखा गया B से। अब इस सेट में देखें कि A क्या है 1, 2, 3 और 4। 2 और 4 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है तो इनको कॉमन एरिया में लिख देते हैं। A में और क्या रह गया है, एक 1 रह गया है और एक 3 रह गया है। B के एलिमेंट थे 2, 4, 6। इस B के सर्कल में 2 और 4 तो आ चुके हैं, 6 को भी B में कहीं भी लिख दीजिए। अब एक एलिमेंट रह गया है 5 जो कि U का पार्ट था। U हमने डिस्कस किया। U कंटेन्स 1 से लेकर 6 तक और कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। 5 यहाँ नहीं है, 5 को मैंने यहाँ रख दिया। सो दिस इज U। अब सबसे पहला कंसेप्ट आता है, ये मैंने सारे दोनों सेट्स को A, B और U को रिप्रेजेंट कर दिया है। पहला कंसेप्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब हुआ जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे एम्प्लॉयज़ यूनियन, वेलफेयर यूनियन, रेजिडेंट वेलफेयर यूनियन होती है। यूनियन का मतलब ही होता है ज्वाइन करना और यूनियन का सिंबल होगा U। इस U और यूनिवर्सल सेट के U को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग सिंबल हैं। इसीलिए मैं जब भी U लिखूंगा यहाँ ऊपर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज़ फॉर यूनिवर्सल सेट, और ये सिंपल U बना रहा हूँ तो ये यूनियन के लिए बना रहा हूँ। अब A यूनियन B अगर कंसेप्ट आता है, वी हैव टू फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि इन दोनों सेट को ज्वाइन कर दीजिए। A और B को ज्वाइन किया, A और B का यूनियन। अगर A और B को मिला दिया जाए, A और B को मिला दिया जाए तो A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ये जो अंदर सर्कल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको लिख दिया गया इकट्ठा एक साथ। 1, 2,
3, 4 ए के सारे एलिमेंट आ चुके हैं, और बी में से भी देखते हैं 2 और 4 ऑलरेडी आ चुका है, और एक सेट में हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ ये आया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के केस में हमने ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको यूनियन कर दिया है, जॉइन कर दिया है। ए यू बी, यू इज सिंबल फॉर यूनियन, सभी एलिमेंट्स को लिख दिया है। रिपीट कोई भी एलिमेंट नहीं किया जाता है, जैसे 2 और 4 दोनों में था तो उसको नहीं लिखा गया। ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हो सकते थे उन सबको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझें, ये तो अभी ए और बी को लिखा गया है, अगर इसका यूनियन हमें हाईलाइट करना हो तो ये होगा ए वाला पूरा पोर्शन, सर्कल कंटेनिंग ए, साथ ही साथ बी वाला एलिमेंट भी, बी के भी सारे एलिमेंट। तो ये जो मैंने अब हाईलाइट किया है, दिस हाईलाइटेड रीजन रिप्रेजेंट्स यूनियन बी, ए यूनियन बी। आप इसको शेड कर सकते हैं पेंसिल से अपनी नोटबुक में, या हाईलाइट कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स, हाईलाइटेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। 2 और 4 कॉमन एलिमेंट थे, 1 और 3 सिर्फ ए में है और बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए और बी में कितने एलिमेंट्स मिलाकर आएंगे। अब हमें ऐसा नहीं करना कि यहाँ देखें कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 हैं, तो दोनों के मिलाकर 7 होने चाहिए। नो, इन ए यूनियन बी वी हैव 1 2 3 4 5, जस्ट 5 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स थे उसको हमने काउंट नहीं किया है। कॉमन एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी कम ही होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आते हैं। इंटरसेक्शन के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे होंगे। जब दो लाइंस के इंटरसेक्शन की बात आती है, 2 स्ट्रेट लाइंस, तो 2 लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए ये और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट कॉमन, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट। यहाँ भी हम कॉमन पॉइंट की बात करेंगे। इंटरसेक्शन का सिंबल जैसे यू का तो यूनियन का था यू, इस यू को ही इन्वर्स कर दीजिए, ये इसका सिंबल होगा। किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन के लिए हम यू का इन्वर्स सिंबल यूज़ करते हैं। अब अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए सेट था जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 और 4, एलिमेंट बी था 2 4 और 6। यूनिवर्सल सेट में एक 5 एलिमेंट और एक्स्ट्रा था। दिस इज यू, दिस इज ए, दिस इज बी। यू इज यूनिवर्सल, और मैं यहाँ छोटी छोटी 2 लाइनें यू के ऊपर बना देता हूँ जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस यू विद यूनियन। अब अगर क्वेश्चन आता है वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में हम देखें तो हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए और बी के इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब जो दोनों में कॉमन है। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस की मैंने बात की, दोनों में कॉमन थे, सिर्फ वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ इंटरसेक्टिंग का मतलब है पॉइंट्स विच आर इंटरसेक्टिंग, या दोनों जो कॉमन है। यहाँ 2 एलिमेंट हैं, सो 2 and 4 वी कैन से एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। ए और बी जो 2 सेट दिए हुए हैं, यहाँ देखें 1 2 3 4 है ए में, बी में है 2 4 6, वो एलिमेंट जो दोनों में है, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 4, दीज 2 एलिमेंट्स आर इन बोथ द सेट्स ए एंड बी। ए और बी में दोनों सेट एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन हुआ ए इंटरसेक्शन बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट आए हैं? 2, दिस इज 2। अब वेन डायग्राम में अगर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिर्फ दोनों का कॉमन एरिया ही हाईलाइट करेंगे। कॉमन एरिया इज दिस वन। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पार्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। हालांकि डिफरेंस ऑफ सेट्स आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन इसका कंसेप्ट हमें आगे के चैप्टर्स में करना होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ नहीं स्किप करने वाले हैं। हम डिफरेंस ऑफ सेट्स भी
सीखेंगे और समझेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे कि मैं a माइनस बी रिप्रेजेंट करता हूँ। a माइनस बी क्या हो सकता है, पहले सेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ था 6, एक एलिमेंट 5 बाहर, दिस इज u फॉर यूनिवर्सल सेट हेयर। नाउ a माइनस बी, ये कोई नंबर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, दिस इज नॉट सिंपल सब्ट्रैक्शन, बोला तो a माइनस बी ही जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा a बट नॉट b। इसको कंसेप्ट में अगर हम समझें तो इसको ये भी बोला जा सकता है a बट नॉट b। सेट a तो है लेकिन b नहीं है। अब सेट a है और b नहीं है, इसका मतलब पूरा सेट a फिर से ले लें तो सेट a बन गया, जी नहीं। सेट a बट नॉट b का मतलब हुआ कि सिर्फ a वाले रीजन को ही हम हाईलाइट करेंगे और जो कॉमन वाला है वो अब इसका पार्ट नहीं है। इसको ओनली a भी कहा जा सकता है। रीजन ऑफ ओनली a, वो रीजन जो सिर्फ a में है और b में नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, ये सेट पहला वाला a है और ये b है, तो a वाले सर्कल में से जो कॉमन वाले एलिमेंट थे उसको हटा दिया गया, तो सिर्फ a वाले बच गए हैं। यहाँ अगर हम इसको लिखना चाहते हैं a माइनस b, तो इसका मतलब हुआ ओनली एलिमेंट्स ऑफ a विच आर 1 and 3 इन दिस केस। तो ये आया है a माइनस बी। a में से b के एलिमेंट हटा दिए, या हम ये कह सकते हैं a में से दोनों के कॉमन एलिमेंट को हटा दिया गया। एक और डिफरेंस हो सकता है b माइनस a। अगर मैं कहता हूँ b में से a वाले एलिमेंट्स को हटा दीजिए, अब b में से a वाले एलिमेंट्स को हटाना है तो रीजन कौन सा होगा। अब b सेट में से कॉमन एरिया हटाया जाएगा तो वो ओनली b वाला पार्ट रहेगा, ये वाला रीजन। अब इस रीजन में से मैंने जो कॉमन वाला रीजन है उन सबको हटा दिया। जब कॉमन वाले सारे एलिमेंट हट गए तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में शेड किया है, दिस विल बी b माइनस ए। अब b माइनस ए यानी कि इस b के सर्कल में से कॉमन वाले एलिमेंट को हटा दिया गया, तो b माइनस ए आया है ओनली 6। ये भी डिफरेंस ऑफ सेट है, ये भी डिफरेंस ऑफ सेट है। यहाँ a में से b के एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया गया, यहाँ सेट b में से सेट a के एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया गया, हटाया गया है। तो इस तरीके से ये मैंने एक ही फिगर में दोनों को शो कर दिया है। जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है वो b माइनस ए है, और जो मैंने येलो शेड में हाईलाइट किया है ये a माइनस बी है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये हुए कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेन डायग्राम में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया u फॉर यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर u में से 6 एलिमेंट्स हैं, a में है ये 4 एलिमेंट, b में है 3 एलिमेंट। ये सेट a का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ओनली a, यहाँ मैंने b कंसिडर नहीं किया था। यूनियन में हम क्या करते हैं, a और b के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ b। हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इज 5। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 और 4 हैं, तो हमने कॉमन एलिमेंट लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2, यहाँ 2 एलिमेंट आए हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, a माइनस बी या b माइनस ए, जो भी करेंगे। अगर a माइनस बी करना है तो सेट a में से b वाले एलिमेंट को हटा देंगे, 1 3 इज आंसर। b माइनस ए करना है तो सेट b वाले सर्कल में से या b के सेट में से कॉमन वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो b माइनस ए का मतलब, जैसे यहाँ हमने लिखा है a बट नॉट b, तो ऐसे ही हम b माइनस ए को लिख सकते हैं, b माइनस ए इज b बट नॉट a, b बट नॉट a, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। In exercise 1.4, question number 1 is find union of given sets. Part 1 is x is having 1 3 5 elements and y is having elements 1 2 and 3. So union of x and y will be 1 3 5 1 2 3, सभी एलिमेंट लिखने हैं, 1 2 3 and 5। हमें एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए आइडियल आंसर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन किया है, अदरवाइज़ आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ 1 और 3 दोनों में था, तो एक एलिमेंट एक सेट में दोबारा लिखा नहीं जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 और 3 को एक ही बार लिखा गया है। 1, 2, 3 और 5 ये सारे एलिमेंट x और y के कवर हो गए हैं। नेक्स्ट इज A यूनियन B। A यूनियन B will have A, then B, then C, then rest of the element from set A, E, I, O, U। मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स लिख दिए गए और जो एलिमेंट रिपीटिंग था वो एक ही बार आया है। नेक्स्ट इज x is that x is a natural number and multiple of 3, और B सेट है x is that x is a natural number less than 6। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है सेट A में, तो सेट A की बात करें, सेट A इन रोस्टर फॉर्म कैन बी, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सेट A में होगा, एक नेचुरल नंबर चाहिए और 3 का मल्टीपल चाहिए, तो पहला एलिमेंट 3 होगा, देन 6, देन 9, देन 12 एंड सो ऑन। कोई अपर लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट माना जाएगा। सेट B इज हैविंग नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनका यूनियन करना है, पैटर्न तो कुछ बन नहीं रहा है बट ये इनफाइनाइट सेट भी है, तो यूनियन करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। A यूनियन B अगर हमें अब करना हो और एक इनफाइनाइट सेट बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से लिखना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा हम इसी सेट को ऐसा भी लिख सकते थे, अगर हम इसको लिखना चाहें, एक पैटर्न बनाना चाहें कि ये पैटर्न किस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ 3, 6, 9, 12 और 15 ये सब क्या हैं, ये सब 3 के मल्टीपल हैं, और 3 के मल्टीपल्स के अलावा यहाँ पर क्या आया है उनको हम देखें, तो 1 है, 2 है, 4 और 5 है, ये एलिमेंट्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5, ये सब ले लिया। अब 3 के मल्टीपल्स को अलग लिख दिया और अ मल्टीपल ऑफ 3। यह आंसर आ गया है। वैसे आइडियली अगर क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में है, यूनियन पूछा गया है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर दे देना चाहिए। अगर क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमें आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देना चाहिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर में आंसर, और रोस्टर फॉर्म में तो रोस्टर में आंसर देना चाहिए आइडियली। अदरवाइज गलत कुछ नहीं है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया आप रोस्टर फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, जब तक मेंशन नहीं है कि किस फॉर्म में आंसर देना है तो आप किसी भी फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं। In fourth part, A is given as x as that x is a natural number and x is greater than 1 but less than equal to 6, और B सेट में दिया हुआ x is a natural number where x is greater than 6 but less than 10। रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट A होगा 2, 3, 4, 5 और 6, सेट B होगा 6 से ग्रेटर, 10 से लेस, नेचुरल नंबर 7, 8, 9। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये लेस देन इक्वल टू की जो इनइक्वालिटी फॉर्म में है, इसके साथ साथ जो नंबर है वो नेचुरल फॉर्म है। अगर यहाँ रियल नंबर होता तो फिर हम इस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते थे, फिर हमें इसका इंटरवल फॉर्म लिखना होता। अब A और B को यूनियन अगर फाइंड करते हैं तो इट इज़ हैविंग एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा A यूनियन B इक्वल्स टू x सच दैट x belongs to n and x is greater than 1 but less than equal to 9। लेस देन इक्वल टू 9 लिखा है, आप इसी को चेंज करके लिख सकते थे कि x is greater than 1 but less than 10। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग हो सकता है और सबका आंसर सही भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है
कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। अब है फिफ्थ पार्ट, ए इज़ गिवन एज 1 2 3, बी इज़ गिवन एज 5। ये 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे केस में अगर ए यूनियन भी मुझे फाइंड करना है तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी में कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा 1 2 और 3। आंसर रोस्टर फॉर्म में है क्वेश्चंस, तो हमने आंसर भी रोस्टर फॉर्म में ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेट ए इज गिवन एज ए बी, बी इज गिवन एज हैविंग एलिमेंट ए बी एंड सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? देखते हैं। ए के एलिमेंट ए बी में भी है, बी का एक एलिमेंट है बी, ए का एक एलिमेंट है बी, वो भी बी में है, तो ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं। यस, वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। साथ ही हम इसको देखें तो दोनों इक्वल तो नहीं है, तो आपको बताया गया है ऐसे केस में अगर एक सेट सबसेट है तो इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट। हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। ए इज प्रॉपर सबसेट, और क्योंकि बी इससे कुछ बड़ा है, एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर आ गया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गया, तो हम कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए, एंड ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन यहां पूछा गया है नेक्स्ट, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर हम करें, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, तो आ गया ए बी और सी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ए और बी को हमने यूनियन फाइंड किया, यूनियन कर दिया है, और बी उसी का सेट का सुपर सेट है, यानी कि ए तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड था, तो दोनों का रिजल्ट मिलकर ए बी सी, यानी कि जो सुपर सेट है बी वही आ गया है। ए यूनियन बी यही आ गया है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी गई है, ये नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी फॉर्म में लिखना है। ये लिखना जरूरी नहीं है, प्रॉपर सबसेट सुपर सबसेट ये भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इसी क्वेश्चन को जो अभी एग्जाम्पल फॉर्म में दिया गया था, अब ये सिर्फ डायरेक्ट एक तरह से जनरल फॉर्म में दे दिया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोई पर्टिकुलर केस लेकर नहीं पूछा गया है। तो अब इसमें देखें, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इसे हम वेन डायग्राम से देखें, तो वेन डायग्राम में ये अंदर वाला सेट ए है, अगर बाहर वाला सेट बी है, तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ऊपर वाले केस को लेते हैं, मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, सी में एक एलिमेंट, एक सी एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा था, सपोज वो यहाँ आ गया, स्पेस कम है, इसको मैं एरो लगा कर लिख रहा हूँ, वो सपोज यहाँ था सी एलिमेंट। तो इस यूनिवर्सल सेट में हम देखें, बिकॉज बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो अब हम इसका अगर यूनियन फाइंड करने लगे तो सारा एरिया कवर हो जाएगा और बड़ा वाला सेट यानी कि बी आंसर आएगा। तो यस, वी कैन से इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन से that A union B will be set B, जो सुपर सेट है वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज set A is given, set B is given, set C is given, set D is given, and we have to find union of given pairs of sets। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन इजी कंसेप्ट है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे और आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कुछ सेलेक्टिव केसेस ले रहा हूँ। ए यूनियन भी अगर फाइंड करना है, ए और बी का यूनियन, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दीजिए और रिपीट कोई करना नहीं है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे एलिमेंट्स ए और बी के आ गए हैं। ए यूनियन सी में देखें तो ए और सी के सारे एलिमेंट्स को हमने मिला दिया, ए और सी के सभी एलिमेंट्स को मिला दें, 1 से 4 तक यहाँ है और 5 से 8 तक सी में है, तो सीधा
जो नंबर आएगा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो 8 तक आ जाएगा। ये यूनियन आ गया। अगर 3-3 सेट दिए हुए हैं तो इनका यूनियन भी इसी टाइप से होगा। हमें अब करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 से लेकर 4 तक यहाँ थे, 3 से 6 तक यहाँ हैं और 5 से 8 तक यहाँ हैं। सबको अगर एक साथ मिलाकर लिख दिया जाए और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, यानी कि एक ही एलिमेंट एक सेट में 2 बार तो लिखा नहीं जाता है, तो ये आंसर आ गया। अब है अगला बी यूनियन सी यूनियन डी। एलिमेंट सेट बी सी और डी के सारे एलिमेंट को मिलाकर लिखना है। बी में है 3 और 4, 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। इन सबको मिलाएं तो 3 4 5 6 7 8 और 9 10। 3 से लेकर 10 तक के सभी नेचुरल नंबर इस सेट का पार्ट होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से आप इसी क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ये जो सेट आपको दिए हुए हैं इन्हीं सेट्स के इंटरसेक्शन भी फाइंड कीजिए। अब अगर इनके इंटरसेक्शन फाइंड करने हो तो मैं यहीं इसी में ऐड कर देता हूँ। इसी में इंटरसेक्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना हो, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट। यहाँ 3 और 4 ए और बी दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 3 4। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के कॉमन एलिमेंट है 5 और 6। अब इन तीनों को एक साथ लिया जाए, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे एलिमेंट जो ए बी और सी तीनों में हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में है? यहाँ 3 4 था, 3 4 दोनों में कॉमन है, बट यहाँ 5 6 दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है जो इन तीनों में हो। तो ऐसे केस में सेट आता है एम्प्टी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। नेक्स्ट इज बी सी और डी। अब इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो यहाँ 5 6 और 5 6 कॉमन है। सेट डी में 7 8 और 7 8 कॉमन है सी और डी में, और बी और डी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ओवरऑल इन तीनों में कुछ भी कॉमन निकल कर नहीं आ रहा है, कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में एग्जिस्ट करता हो। तो इस केस में भी अगर हम बी सी और डी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, इट विल बी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, दैट इज 5 एम्प्टी सेट। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। सेट ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी इज गिवन, डी इज गिवन। डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्वेश्चन है। इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस करते हैं। ए माइनस सी फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में। ए माइनस सी, इसका मतलब ये नहीं कि आप एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, नो। ए माइनस सी का मतलब है सेट ए में से सी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, यानी कि सेट ए में से सी के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए। सारे एलिमेंट, कुछ एलिमेंट तो ऑलरेडी हटे हुए हैं, सी के वही एलिमेंट तो हटा पाएंगे जो ए में भी होंगे, यानी कि जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको देखें, सी में कौन से कॉमन एलिमेंट है जो ए और सी दोनों में है। 3 नहीं है, 6 है, इसके बाद 12 है, और बस यही 2 एलिमेंट हमें मिले हैं। तो यहाँ हमने देखा एक ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है और सी में भी है, वो 6 है, कॉमन है। 6 के अलावा 12 दोनों में कॉमन है। ये 2 एलिमेंट ऐसे आए जो ए और सी दोनों में थे, और मुझे ए में से सी को हटाना है, तो ए के सारे एलिमेंट में लिख दूंगा, बट ये जो कॉमन वाले हैं इनको नहीं लिखूंगा। ये एक अप्रोच हो सकती है लिखने की। 3 9 15 18 और 21। तो मैंने क्या किया है, सेट ए में से ए और सी के कॉमन वाले एलिमेंट्स को हटा दिया है। जो सी के एलिमेंट थे और ए में भी थे वो हटा दिए, क्योंकि 2 4 8 10 14 16 ये तो ऑलरेडी हटे हुए हैं, ये तो ए में थे ही नहीं। अब सी माइनस ए करना है, यानी कि सेट सी में से ए वाले हटा दीजिए। ए वाले हटाने यानी कि कॉमन वाले ही हटाने, जो कॉमन नहीं थे वो तो ऑलरेडी हटे ही हुए हैं। तो सेट सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट वो कॉमन वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। तो 2 4 8 10 14
और 16, ये आ गया है C माइनस ए। नेक्स्ट इज D माइनस ए। अब D और A में से कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो D में भी हैं और A में भी हैं, तो हमें D माइनस ए फाइंड करना ईजी हो जाएगा। 5 एलिमेंट A में नहीं है, 10 एलिमेंट A में नहीं है, 15 A में है, बस 20 भी नहीं है। तो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो A और D दोनों में है, तो D में से A हटाना है, यानी कि D सेट में से कॉमन वाला एलिमेंट हटा दीजिए। आंसर आ गया D माइनस ए। अब D में से B वाले एलिमेंट्स को हटाना है। मुझे D सेट में से वो एलिमेंट रिमूव कर देने चाहिए जो B में भी हैं। अब मैं फिर देखता हूँ कि D और B में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखें, D का थे 5, 10, 15 और 20। एक एलिमेंट 20 ही है जो दोनों में है। 5 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में नहीं है, 15 दोनों में नहीं है। 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि B में भी है और D में भी है। इन दोनों ही एलिमेंट्स को, ये जो कॉमन एलिमेंट है, इसको मैंने हटाया D में से। सो वी आर गेटिंग 5, 10 and 15. D minus B. We are removing all elements of B from D. जो ऑलरेडी रिमूव्ड हैं वो कंसीडर नहीं करने, जो इंटरसेक्शन वाले थे उनको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 इज R माइनस Q फाइंड करना है इफ R इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ सेट है R माइनस V। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हर वो नंबर है जिसको आप रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे देखें अगर डेफिनेशन फॉर्म में या कंसेप्ट वाइज, तो रियल नंबर्स के अंदर जितने भी, मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसी कोई इक्वेशन होती नहीं है, बट समझने के लिए आप लिख सकते हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सब आते हैं, और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सब अगर हम मिला दें, ऑल रैशनल नंबर एंड ऑल इर्रेशनल नंबर, एडिशन नहीं, सबका कलेक्शन, यूनियन कह सकते हैं, मेक्स रियल नंबर्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर गिव्स अस रियल नंबर। अगर सेट की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो रियल नंबर में क्या क्या होता है? जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सभी हैं, यूनियन जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो भी सभी आ जाते हैं। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा गया, अदरवाइज़ ये पैटर्न हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि रियल की फैमिली में क्या क्या है। अब R माइनस Q फाइंड करना है, यानी कि अगर मैं रियल नंबर्स की कलेक्शन में से रैशनल नंबर्स की कलेक्शन को हटा दूं तो क्या बचा? अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दिया जाए, ये हटा दिया, तो क्या बचा? इर्रेशनल नंबर। तो आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर या सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर विल बी आंसर। अब एक नया कंसेप्ट और है, इंटरसेक्शन से ही जुड़ा हुआ एक नई टर्म है, ये वो टर्म है डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग मतलब उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, सेट ए और सेट बी, यहाँ वेन डायग्राम में देखें, ये कुछ कॉमन एरिया इनका नहीं है, यानी कि इनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सेट ए अगर है 1, 3, 5, और अगर सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6, अब इनका अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहूँ तो इंटरसेक्शन क्या होगा? नथिंग, 5, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो दोनों में कॉमन हो। वेन डायग्राम में ये हो सकता था कि एक एलिमेंट 1 है, 3 है, 5 है, इसका कोई एलिमेंट बी में नहीं है, 2, 4 और 6, ये सेट ए, ये सेट बी, और ये पूरा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन किया जाए और कुछ भी कॉमन नहीं आता है, यानी कि इंटरसेक्शन इज 5, दैट इज कॉल्ड, दिस पेयर इज कॉल्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये सब डिसजॉइंट सेट के ही क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 में 2, 3, 4, 5, यहाँ 3 और 6 देखें तो 3 कॉमन है, क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज 3।
AEIOU और ABCD, यहाँ A कॉमन है तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15, यस ये डिसजॉइंट सेट है बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज 5, नो एलिमेंट इज कॉमन इन देम। लास्ट से क्वेश्चन देखें इसका, 2, 6, 10 और 3, 7, 11, यहाँ भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि दैट दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट का केस हुआ। अब आप एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको होमवर्क के तौर पर कीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए। यहाँ ऊपर एक प्राइम सिंबल आता है, डैश बोलते हैं या प्राइम बोलते हैं, और कुछ बुक्स में ए के ऊपर छोटा सा सी सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट के सिंबल हैं। ये एक सेट बॉक्स को, यूनिवर्सल सेट को बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ये सेट ए है। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात करें, सेट ए का शेडिंग कहाँ है? अंदर है। और सेट यू का शेडिंग कहाँ होगा? इस सेट से बाहर होगा। जो एलिमेंट ए में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज नॉट ए। नॉट सेट ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। या ए कॉम्प्लीमेंट को हम ये भी कह सकते हैं, यू यूनिवर्सल सेट में से ए को एलिमिनेट कर दीजिए, यू माइनस ए। इस पूरे बॉक्स में से सेट ए को हटा दिया जाए अगर, तो हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको वर्ड्स में बोलना है तो नॉट ए बोलेंगे, और अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए। डेफिनेशन इसकी यही है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दें। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड करने के लिए हमें यू का पता होना ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड नहीं कर सकते। इस केस में ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वेन डायग्राम का ये वाला पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये एरिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो ए में नहीं है, नॉट इन ए। तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए का पार्ट नहीं है। ये सभी सेट आ गए, सभी एलिमेंट आ गए हैं इसके। अब हम इसको एग्जाम्पल के तरह से करते हैं। ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है, जो ए का नहीं था, अंदर वाला पार्ट मैंने ए लिया है। सेट ए इज नॉट टेकन अप, ऑल शेडेड रीजन इज टेकन अप, दैट इज यू माइनस ए। ये ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हुआ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट इज गिवन एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड वन सेट ए इज गिवन एज 2, 4, 6। इसका मतलब जो 1, 3 और 5 हैं वो सेट ए में नहीं है, वो यहाँ कहीं बाहर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए? ए कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाय दिस, और ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, या नॉट ए। 2, 4, 6 को हटा दीजिए यहाँ से, 1, 3 और 5। सपोज मुझे इसी केस में एक और सेट दिया हुआ है बी, जिसमें है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 तो यू में भी थे, जो नहीं है बी में वो है 6, तो इट विल हैव 6। सपोज मुझे एक सेट दिया जाता है सी, और सी सेट अगर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका कॉम्प्लीमेंट मैं करना चाहूँ, यूनिवर्सल सेट यही मानकर चल रहे हैं, तो सी में से अगर ये सारे एलिमेंट यू के हटा दिए जाएं तो कुछ नहीं बचता है। ऑल एलिमेंट्स आर रिमूव्ड नॉट इन सी। ऐसा क्या है जो यू में है लेकिन सी में नहीं है? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो सी कॉम्प्लीमेंट इज 5। अब मैं एक केस ले रहा हूं डी, जो कि एम्प्टी सेट ही दिया हुआ है 5। डी कॉम्प्लीमेंट ऐसे वो एलिमेंट्स जो कि डी में नहीं है,
डी में नहीं है, डी तो पूरा खाली था, तो नॉट इन डी, या अगर इसको करें यूनिवर्सल सेट माइनस डी, इट विल हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी आ जाते हैं। तो एक बात हम देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किया गया तो फाई आ गया, और अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो यू आ जाता है। ये आप क्योंकि ये यू के ही इक्वल आया है, आप इसको देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो दो एक रूल बन सकते हैं, एक तरह से हम इसको रूल कह सकते हैं, अगर कभी भी फाई का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें यू मिलता है, और कभी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो फाई मिलता है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इटसेल्फ सेट ए। जैसे अभी यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया गया 1 3 5, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करने लगे तो क्या आएगा, यू तो था 1 2 3 4 5 6, इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर 2 4 6 आएगा, वो 2 4 6 सेम ही आ जाएगा ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ। मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 2 4 6, दिस इज ए। ये प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी सभी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी केस में सेट हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। अगर सेट ए है, कोई भी गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वापस ए मिलता है, ये प्रॉपर्टी। फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, आगे काम आ सकती हैं। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, यू इज गिवन, सेट ए बी एंड सी इज ऑल्सो गिवन। मैंने ए और बी को ही लिया है, इसके कुछ ही केसेस हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में कहा गया है वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए, या नॉट ए बोलते हैं इसको, नॉट इन ए, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है बट यू में है, तो 1 2 3 4 को हटा देंगे और यू के बाकी के सारे एलिमेंट 5 6 7 8 और 9 आ जाते हैं। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में एक पूछा गया है फाइंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करेंगे। दो स्टेप में करना होगा इसको। ए यूनियन बी, ए इज हैविंग 1 2 3 4, बी हैज़ 2 4 6 8, सबको मिला दिया, रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लिखते, 1 2 3 4 और इसके साथ आया 6 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। 1 2 3 4 हट गया, एक 5 नहीं है, उसके बाद देखें 7 नहीं है और 9 नहीं है, तो ये आ गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक पूछा गया है पार्ट 5 में ही, इसी के पार्ट 5 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, ये अभी आपको बताया गया है। ए कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए ही आता है। 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो ये आता है 1 2 3 और 4, जो कि सिंपली ए ही आया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, इसमें यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यानी कि ये एक सेट है, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके पार्ट 1 में देखें तो क्वेश्चन गिवन है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपको बताया गया है कि अगर क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना चाहिए, और अगर रोस्टर फॉर्म में है तो आंसर भी आइडियली रोस्टर फॉर्म में आना चाहिए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम करके देखें, मैं इसको एक सेट नाम ए से दे देता हूँ, तो इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब इवन नेचुरल नंबर सब आप यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही मेंशन कर देंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये ऑड नेचुरल नंबर, मैंने एक आंसर दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट का, और वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, x
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट, तो ये हो जाता है इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑड नेचुरल नंबर, अभी हमने देखा। अगर सेट दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सिर्फ नॉट लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो अब हम कह सकते हैं एक्स इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट मानकर लिखकर आ जाते हैं, बट कंपोजिट के केस में गड़बड़ है। एक जो सेट एक एलिमेंट है वन एक ऐसा एलिमेंट है इस नेचुरल नंबर के सेट का जो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट में आता है, इसीलिए आप प्राइम का कॉम्प्लीमेंट कंपोजिट नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे नॉट अ प्राइम। हर वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है, तो x इज नॉट अ प्राइम नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो हम कह सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। परफेक्ट स्क्वायर में नॉट लगा दीजिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब है तो नॉट परफेक्ट क्यूब कह देंगे। x + 5 = 8, तो यहाँ आप नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ कर दीजिए। ग्रेटर देन 7 है तो हम यूज़ करेंगे लेस देन 7, क्योंकि इक्वल टू तो यहीं आ गया। अब हमें जब कॉम्प्लीमेंट लेना तो इक्वल टू भी नहीं लेना होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब है 7, 8, 9, 10 एंड ऑनवर्ड्स अप टू इनफाइनाइट। 7 से ऊपर जा रहे हैं सारे एलिमेंट, 7 भी यही इंक्लूडेड है, तो कॉम्प्लीमेंट में 7 आ नहीं सकता, तो लेस देन 7 का साइन आएगा। यहाँ कहा गया नेचुरल नंबर है और ये इनइक्वालिटी है, अगर ग्रेटर देन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा लेस देन और इक्वल टू दोनों। यहाँ सिर्फ ग्रेटर की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें नहीं है वो है लेस और इक्वल टू, दोनों आएंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, ये भी आप कर सकते हैं। वेन डायग्राम आप ट्राई करेंगे किस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ये 4 पार्ट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो A में है वो सब लेना है, जो A में नहीं है नॉट A वो सब लेना है। तो A और नॉट A के सारे एलिमेंट को अगर हम ले लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। बॉक्स में देखें, ये यूनिवर्सल सेट है। A में जो लेना है यानी कि इसके अंदर वाला सारा, नॉट A इसके बाहर वाला सारा, इन सब का यूनियन किया तो पूरा कवर हो जाएगा, बचा क्या, कुछ नहीं, तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई कॉम्प्लीमेंट होता है U, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब U और A में से कॉमन निकाला जाए। मान लीजिए ये बॉक्स पूरा U को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अंदर वाला A को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे रेक्टेंगल में और सर्कल में क्या कॉमन है? ओनली सर्कल इज कॉमन, यानी कि सेट A इज कॉमन। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, जो A में है और जो A में नहीं है उसमें क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आ सकता। सर्कल के अंदर वाले रीजन में और इसके बाहर वाले रीजन में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो दिस विल बी फाई। U कॉम्प्लीमेंट को तो हम फाई कहते हैं। U कॉम्प्लीमेंट इज फाई, नॉट इन U इज फाई, एम्प्टी सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता है। इंटरसेक्शन विद A, फाई को A के साथ कॉम्प्लीमेंट करने लगे, यानी कॉमन निकालने लगे, इंटरसेक्शन करने लगे, तो A के सारे एलिमेंट और एक खाली सेट है, बिल्कुल एम्प्टी सेट है, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? कुछ भी नहीं। अगर एक एम्प्टी सेट है और मेरे पास एक A सेट हो, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इन दोनों में मैं कुछ कॉमन निकालने लगूं तो मुझे कुछ कॉमन मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। ये फाई है और ये A है, तो इन दोनों को अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, फाई आंसर आएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज आप ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज 1.5 भी आपका होमवर्क है और एक्सरसाइज 1.4 वो हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, वो भी आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.5 you have to note down in your fair notebook. So that's it in this video. Thank you very much.